स्टूडेंट, उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का अपना पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके अंदर आपको तमाम छोटी छोटी बातें समझ आई होंगी, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और हम लोग शुरू कर दिया। अब कुछ और टाइप के सवाल जो इस चैप्टर के अंदर में खूब धमाल मचाते रहते हैं, आते रहते हैं जगह जगह पे, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस का अगला पॉइंट क्या हो सकता है? हम है लाभ हानि। लाभ और हानि, इसमें एक टाइप का प्रश्न ऐसे आपके सामने बन सकता है कि क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई और जिस मूल्य पर खरीदी गई है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा। जैसे 10 रुपए की वस्तु खरीदी गई है तो 10% का ही लाभ हो रहा। 50 रुपए की वस्तु है तो 50% का ही लाभ हो रहा। जितने की वस्तु है उतने ही प्रतिशत लाभ हो रहा है। तब कैसे हम उसका क्रय मूल्य निकालते हैं? आइए एक सवाल देखें। ये टाइप नेक्स्ट मान लीजिए आप इसको। किसी वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर 144 रुपए का बेचा गया। जितने की वस्तु है उतना ही प्रतिशत लाभ लेकर 144 रुपए में बेचा गया। क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य बताइए। अब ये सवाल है, देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण का सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसमें बनेगा, और फिर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसे लगाने का, और फास्ट तरीका क्या हो सकता है। तो पहले हम ये देख लें कि माना क्रय मूल्य x रुपया, मान लो क्रय मूल्य x रुपया, तो x रुपया है और x% लाभ भी हो रहा होगा। तो बताओ x रुपये पर x% लाभ कितना हो रहा है? यहां लिख दें, तथा लाभ x% है। x रुपये की वस्तु है और x% का लाभ है। लाभ कैसे लिया जाएगा? अगर 10% लाभ लिया जाता है तो हम लिखते 110/100। 20% लाभ होता तो लिखते 120/100। जब x% लाभ है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 100 + x/100, और यह समान बेगा कितने का है? 144 का। हल करें, हम 100 उधर लेके चले जाएंगे, x का गुणा इधर कर लेंगे, ये बनेगा 100x + x² बराबर 14400। अगर हम इधर ले आए, इक्वेशन बन गया x² + 100x - 14400 बराबर 0। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार है। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 100x आ जाए और गुणा करने पर 14400 आ जाए। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। प्लस 180 और -80, प्लस 180 और -80 पर विचार करें। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 100x और गुणा करेंगे तो आएगा 14400। तो मैं लिख सकता हूं x² + 180x - 80x - 14400 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा, x + 180 होगा, -80 कॉमन होगा, x + 180 होगा बराबर 0। अब क्या है, एक ब्रैकेट में x + 180 हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x - 80 हो जाएगा। तो हम जानते हैं बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -180 और यहाँ आ रहा है x बराबर 80। तो आप जानते हैं कि माइनस तो हो नहीं सकता, यही उत्तर आएगा 80 रुपया। यानी हमारा आंसर आ चुका है। हम जांच कर सकते हैं, हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 80 रुपया। हम चेक करना चाहते हैं कि यह बात सही है कि गलत है। तो देखो, अगर हमारा वस्तु 80 रुपये का है और हम इस पर 80% लाभ लेना चाहते हैं तो 180/100 पर बेचेंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो 00 कैंसिल हो जाएगा और हमारा सामान 144 का बिक जाएगा। ये बात तो है, अच्छी बात है, उत्तर तो आ ही गया।
लेकिन जो काम अभी हमने किया है, इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता एग्जाम में। एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। एक टेबल, जिस टेबल पर आधारित ये सवाल बनते हैं वो टेबल में लिख दे रहा हूँ। देखो, 11 गुणा 1 बराबर 11, 12 गुणा 2 बराबर 24, 13 गुणा 3 बराबर 39, 14 गुणा 4 56, 15 गुणा 5 बराबर 75, 16 गुणा 6 96, 17 गुणा 7 119, 18 गुणा 8 144, 19 गुणा 9 171 और 20 गुणा 10 बराबर 200। अभी तक इस प्रकार के जितने सवाल बनाए गए हैं, इन्हीं प्रकार की गिनतियों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे अभी जो मैंने सवाल बोला था 144 पर बोला था। सपोज करें, अगर मैं यही सवाल ऐसे बोल देता, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेकर 144 यहाँ से हटा करके उस जगह पे मैं 119 लिख देता। 119 में बेचा, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर 119 रुपये का बेचा, तब वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तब हमारे वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये आ जाता। ध्यान रखना, 17 और 7 में जो छोटी गिनती है उसी में आपको 0 लगाना होता है। देखो, यहाँ 18 और 8 था, तो यहाँ मैंने 80 उत्तर निकाला था। और ये दरअसल है क्या, ये बना कहाँ से, आप ऐसे सोचो, कोई ट्रिक नहीं है। जब आप इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको दो संख्याएं सोचनी पड़ती हैं। तो दो संख्याएं हमने यहाँ पर यह सोचा था, 18 और 8 सोचा था कि नहीं। ऐसे जब 119 सोचना होगा ना, तो हम 170 और 70 सोचेंगे, तो अंत में क्या हो जाएगा, वही 70 आंसर बन जाएगा। तो ये है तरीका, ये है सवाल। इस तरह के सवाल जितने आएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल अब आपसे मौखिक हो जाएंगे। तो जैसे ये लाभ की स्थिति है ना, ऐसे ही हानि की स्थिति पर भी सवाल बनता है। हानि की, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर लाभ लेकर बेचा गया है, ऐसे ही हानि पर भी सवाल बनते हैं और उसमें 2 उत्तर आते हैं। आओ समझा जाए दूसरा सवाल कौन सा है। अगले टाइप में इसी में ही सेकंड हिस्सा उसका है। मैं वस्तु लिखता हूं फार्मूला। एक वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि लेकर 21 रुपए में बेचा गया। 21 रुपए में बेचा गया। हमको बताना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया। अब सोचो कि 21 रुपए में बेचा गया, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रही है, तो हम मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है ना। क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है, तो हानि कितना हो रही होगी, x% हानि हो रही है। और बेचा जाए तो हानि हो रही है, इसलिए 100 माइनस x बटा 100 लिखना पड़ेगा और बराबर 21 का बिक रहा है। जब हम इसको हल करेंगे तब फिर एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं x का गुणा कर रहा हूँ, 100 उधर जाएगा, ये बनेगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2100। अगर दोनों वैल्यू मैं उधर लेके जाऊँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0। अब हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनको जोड़ने पर -100 होता होगा और गुणा करने पर प्लस 2100 होता होगा। अगर मैं उसको -70 और -30 ले लेता हूँ, -70 और -30 ले लेता हूँ, इनको जोड़ने पर -100 हो जाएगा और गुणा करने पर प्लस 2100 हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो हमारा उत्तर बनेगा एक्स स्क्वायर -70x माइनस 30x प्लस 2100 बराबर 0। x कामन, x माइनस 70 माइनस 30 कामन, x माइनस 70 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 70 और एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 30 बराबर 0। अब क्योंकि दोनों निगेटिव में लिखा हुआ है, यहाँ x बराबर 70 हो जाएगा और यहाँ x बराबर 30, यानी यह दोनों उत्तर आपके आने हैं और
दोनों सही है, आप जांच कर सकते हो। अगर 70 रुपये का हमारा सामान है और 70% घाटे बिक रहा है, यानी 30% पर बिकेगा, तब भी कितने के बिकेगा? 21 रुपये का। और अगर 30 रुपये का मेरा सामान है और 30% घाटे में बिकेगा, यानी 70% पर बिकेगा, और तब भी हमारा सामान बिकेगा 21 रुपये का। यानी दोनों उत्तर सही जा रहा है, 30 भी सही है और 70 भी सही है। परंतु फिर वही दोबारा बात हो गई, आखिर इतना मेहनत हम लोग कहाँ कर पाएंगे, समय बहुत कम होता है, इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा सवाल लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक पहाड़ा आता है, उसको देख लेंगे। हालांकि वो पहाड़ा छोटा है। देखो, 1 गुणा 9 बराबर 9, 2 गुणा 8 बराबर 16, 3 गुणा 7 बराबर 21, 4 गुणा 6 बराबर 24, 5 गुणा 5 बराबर 25। ये है आपका गुण। अब देखो, हम लोगों ने 21 वाला सवाल किया था। मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल ऐसे बनाया जाए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर पर स्थान लेकर 24 रुपये का बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता? तो आप कहते 40 रुपया और 60 रुपया। 40 भी सही है और 60 भी सही है। क्लियर हो रहा? मेरे ख्याल से यह तरीका आपको बहुत ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, अच्छी बात है। चलते हैं अगले टाइप में, लाभ हानि में जाएंगे तो आपको और क्या मिल सकता है आगे। एक परिस्थिति पर विचार करें। परिस्थिति ये है, अगर किसी वस्तु को हम, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान मात्रा में बढ़ा दिया जाए, अथवा दोनों को समान मात्रा में घटा दिया जाए, तो विक्रेता के लाभ परसेंट पर या हानि परसेंट पर क्या असर पड़ेगा? विक्रेता के लाभ परसेंट या हानि परसेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताऊं, अगर आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ा दिया है, तो विक्रेता का जो लाभ परसेंट है वो कम हो जाता है। ऐसे ही अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को घटा दिया जाए, तो विक्रेता का लाभ परसेंट बढ़ जाता है। आओ समझते एक सवाल लेकर। ऐसा सवाल है, आओ समझे। देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए, कम कर दें, तो लाभ 5% बढ़ जाता है। 5% बढ़ जाता का मतलब हुआ कि जो 20% हो रहा था लाभ, अब 25% होने लगे, है ना? लाभ 5% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आखिर ऐसा कौन सा सामान है कि हो सकता है? क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन आपने समझ लिया? क्वेश्चन यह है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए, तब कहा जा रहा है कि लाभ जो है 5% बढ़ जाता है। हम कैसे लगाएं इस सवाल को? आओ देखें। हम यह मानकर चलें, देखो कि पहले हम 100 हमारा सीपी ये है, एसपी ये है। पहले मान लो कि कह रहे हैं 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो भाई अगर कोई चीज़ 100 की होगी तो 120 की बिक रही होगी। इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर लेते, ऐसे 20 से काट दो, 20 25 100, 20 छक्का 120। इसको हमने 5x मान लिया, इसको 6x मान लिया। सही, यानी 5x खरीदता है और 6x का बेचता है, 20% लाभ हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि दोनों को 100 रुपये कम करो, यानी जो क्रय मूल्य हमारा वो 5x माइनस 100 कर दिया जाए, और जो विक्रय मूल्य हमारा 6x है, 6x माइनस 100 रुपया कर दिया जाए। अब क्या कह रहे हैं कि ये क्रय मूल्य है भाई, ये विक्रय मूल्य है, तो ये जो अब विक्रय मूल्य है वो पहले से अब 5% बढ़ चुका है लाभ, यानी पहले तो 20% लाभ हो रहा था, अब 25% लाभ हो रहा है। तो हम लिख पाएंगे गुणा 125/100।
और ये बात बराबर, बस इसी को छोटा करना। आओ देखें, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 5 का गुणा इधर 4 का गुणा उधर करेंगे, 5 गुणा इधर करेंगे तो आएगा 25x माइनस 500 बराबर 4 छके 24x और माइनस 400। अगर मैं 24x इधर लाऊं तो x बचेगा और 500 उधर ले जाऊं तो बचेगा। x की वैल्यू आ गई 100 रुपया। अगर x की वैल्यू 100 रुपये आ गई तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 500, और वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, 600। जो हमारा प्रश्न था वो यह था कि पहले बेचा जा रहा था जो लाभ में, तो पहले 20% लाभ पर बेचा जा रहा था, तो देख लो, अब जांच कर लो, 500 का सामान पहले 600 का बिक रहा था। जब 500 का सामान 600 का बिक रहा था तो 20% लाभ हो रहा था। लेकिन जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया डाउन किया गया होगा, तो अब ये 500 वाला बस 400 का हो गया होगा और 600 वाला 500 का हो गया होगा। यानी अब 400 का सामान 500 का बिक रहा होगा। जब 400 का सामान 500 का बिकेगा तो निश्चित रूप से आपको 25% का लाभ होने लगेगा। क्या यह तरीका आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया रास्ता है, आसानी से हो सकता है, कोई समस्या नहीं। देखो, जब आप वस्तु बेचते हैं, कल्पना करो 1 मिनट के लिए, जैसे छूट के बारे में चर्चा करते हैं, कहा जा रहा है 20% छूट पर कोई चीज उपलब्ध है, 10% छूट पर उपलब्ध है। कहाँ से छूट हो सकता है जब किसी वस्तु का मूल्य जितना है उतना है, छूट क्यों हो रहा है? दरअसल उसका दाम बढ़ाकर छापा गया, एक सच्चाई यही है। नहीं तो छूट देने का क्या मतलब हुआ? देखो, पहले हो सकता है कभी एक बार ऐसा हुआ हो, बड़ी ईमानदारी से एक व्यक्ति ने कहा हो, भाई 100 रुपये का सामान मेरा है और मैं इसको 120 में बेचना चाहता हूँ। तो खरीदने वाले ने कहा होगा 80 में दे दो। उसने कहा होगा भाई 100 में खरीदा हूँ तो ठीक है, दूसरे से कमा लेना, हमको तो 80 में दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? 100 का सामान है तो 80 में कैसे मिल सकता है? बार्गेनिंग हुआ होगा, थोड़ी देर तक खिचखिच हुआ होगा दोनों तरफ से, फिर जाकर वो 105 में मान लो बिक गया होगा। दुकानदार ने सोचा होगा कि भाई ये तो खर्चा ही नहीं चल पाएगा, है कि नहीं? थोड़ा होशियार हो गया वो। उसने क्या किया, उसने कहा भाई चलो अब हम बताएंगे नहीं कितने खरीदा हूँ, 100 का सामान है, इसको मैं 300 रुपये छाप दूंगा इसके ऊपर। हमारा सामान 100 का है, हम इस पर 300 रुपये छाप देंगे और 300 रुपये छापने के बाद हम क्या करेंगे, सेल लगा देंगे, 50% ऑफ, 50% ऑफ। कभी दिवाली के नाम पर, कभी तारा के नाम पर, कभी न्यू ईयर के नाम पर, कभी भी करके वह छूट कर देंगे। अब बताओ 300 रुपये का सामान है, 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो सामान बिक कितने का रहा है? 150 का। 150 का धड़ल्ले से बिक रहा है कि नहीं? 100 का सामान है, 150 का बहुत आराम। पहले क्या था, 100 का सामान 120 का नहीं बिक पा रहा था, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चल रही। अब 100 का सामान 150 का बहुत आराम से बिक रहा है। कौन नहीं चाहता ऐसा व्यापार होता रहे? फिर यही हुआ। तो अब ये है मामला डिस्काउंट का। और समझते हैं अगर इसमें डिस्काउंट के सवाल कैसे बनते हैं, क्या लगाया जाता है, क्या सोचा जाता है। तो जब हम छूट पर आते हैं, छूट छूट को हम लोग कहते हैं बट्टा। तो छूट दो प्रकार की होती है। एक होता है क्रमिक छूट, यानी अंग्रेजी में कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। एक होता है समतुल्य बट्टा, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वो क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा। और दूसरा होगा समतुल्य बट्टा। इक्विवेलेंट, यहाँ क्या होता है, अलग अलग प्रकार का डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे 20%, 10%, 10%, ऐसे करके 2-3 छूट एक साथ दे दिया जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कहा गया, आओ भाई मेरी दुकान पर मैं 30% प्लस 20% डिस्काउंट देता हूँ। तो 30% प्लस 20% डिस्काउंट देता हूँ, इसका मतलब सामने वाला ये समझ रहा है कि भाई 50% छूट तो हो ही गई है। ऐसा है नहीं। लेकिन या और कोई खुश हो जाए, यदि आइए मेरी दुकान पर हम आपको 50% प्लस 50% डिस्काउंट देता हूँ, तो सामने वाला क्या सोच लेगा, भाई 50% प्लस 50% मतलब हुआ 100% डिस्काउंट हुआ, और 100% अगर छूट हो गया तो इसका मतलब वस्तु फ्री हो चुका है। फ्री हो चुका है इसका मतलब कोई इंसान लेकर खड़ा है, अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी और को दे देगा। तो भागता हुआ चला जा रहा है दुकान की तरफ, और जा रहा है तो कितना पेमेंट कर रहा है, आओ देखा जाए।
इसको लगाने के देखो फार्मूले तो हैं, मैं कहूँगा सूत्र ना इस्तेमाल करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 के लिए तो बना हुआ, 3 के लिए फार्मूला और जटिल हो जाता है, तो 2 के लिए बार बार फार्मूला लगाना ठीक नहीं होगा। चलो पहला ही सवाल देख लेते। 30% और 20% का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई चीज़ 100 का है, तो पहले 30% डिस्काउंट हुआ होगा तो 70/100, फिर 20% डिस्काउंट हुआ होगा तो 80/100। जरा काटो इसको, 56। जरा बताओ, कोई सामान 2 प्रकार के डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपये का सामान 56 का बिक रहा, आपको क्या समझ में आया? छूट कितना मिला है? 44%। अगर 2 प्रकार की छूट देने के बाद वह वस्तु 56 रुपये की बिक रही है, 100 की वस्तु का मतलब सीधे छूट कितना मिला है? 44%। इसी 44 को हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं। ऐसे ही 50 + 50 देख लिया जाए। कोई चीज़ 100 की है, पहले 50% डिस्काउंट किया गया तो बचा 50%, और फिर 50% डिस्काउंट किया गया फिर बचा 50%, और फिर जब हम इसको काटते हैं तो आ जाता है 25। मतलब 100 का सामान यहाँ 25 का बिक रहा है, सीधी सी बात है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 75%। तो इस 75% को हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं, है ना? यानी कई बट्टे के बदले दिया गया एकमात्र बट्टा समतुल्य बट्टा कहलाता है। और समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका आपके सामने है। आराम से 100 मानिए, 2 बार 3 बार जितनी बार कैलकुलेशन करिए, और पहले प्रकार का सवाल आपके सामने डन हो जाएगा। इसी में एक और प्रकार का सवाल बनता है, बट्टा में ही एक सवाल ऐसा बनता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति दुकान पर जाता है किसी बाजार में, तो वहाँ कई प्रकार के आकर्षक डिस्काउंट दिख रहे हैं उसको, अभी किसी दुकान पर गया नहीं, आपको राय देना है। ग्राहक कंफ्यूज चल रहा है, वो चाहता है कि कोई उसे बता दे कहाँ मैं जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर दुकान पर पाएगा। तो 4 सिचुएशन में लेता हूँ। एक दुकान पर लिखा है आइए, हमारे यहाँ पे 40% + 40% डिस्काउंट आ रहा। दूसरा कहता है मेरी दुकान पर आइए, मेरे यहाँ 50% + 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तीसरा दुकान कह रहा है कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ 60% + 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और चौथा आदमी आ रहा है, वो कह रहा आइए मेरी दुकान पर 70% + 10% डिस्काउंट दिया जा रहा। बताइए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होगा यह डिसाइड करना कहाँ पर जाए तो बेहतर होगा। सबको जोड़े तो 80 दिख रहा है, सच क्या है? सच तो वह है नहीं जो लिखा हुआ है। यानी बताओ, एक दुकानदार, तो ऐसे ऐसे 4 दुकान पर 4 तरह से बातें लिखी गई हैं। अब वो एक जगह चौराहे पर खड़ा होकर सोच रहा है कि मुझे इस दुकान पर जाना चाहिए, दुकान पर कि इस दुकान पर। अब आप उसकी मदद कैसे मदद करेंगे? ग्राहक के लिए मदद क्या हो सकती है? जहाँ पर वस्तु थोड़ी सी कम दाम पर मिल जाए, वही तो मदद हुई उसकी। सामान सेम रहे, सामान का समझौता नहीं, सामान सेम ही है, लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे उसको सामान कम पैसे में मिल जा रहा है तो वह दुकान के फायदे की बात हो गई। आपको यहाँ राय देना है किस दुकान पर उसे जाना बेहतर होगा। तरीका बता रहा हूँ। इसको जांच करने के कुल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या जांच करना, 3 तरीका हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर सवाल का अलग अलग सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता कोई सवाल पर कोई तरीका जल्दी शूट कर पाएगा, हमको तो सवाल जल्दी भी चाहिए। एक तरीका यह है कि रफली गुणा कर लो आप। रफली गुणा मैंने डायरेक्ट गुणा करो, जो कुछ लिखा है। 40 × 40 1600, 5 × 3 1500, 6 दूना 1200, 7 × 700। यानी जिनका गुणनफल सबसे कम आता है वह ग्राहक के लिए ज्यादा बेहतर होता है। यह बट्टा आपने समझा है? पहला तरीका हमने क्या किया, रफली गुणा कर दिया, और रफली गुणा में जिसका गुणनफल सबसे कम आया वो ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तरीका नंबर 1, गुणा तरीका। दूसरा तरीका है अंतर का तरीका। अंतर, अगर सबको जोड़ने पर बराबर वैल्यू आ रही है तो दोनों बट्टे के बीच में जो मैक्सिमम गैप जिसके पास है, ज्यादा अंतर है, सर्वाधिक अंतर है, वो दुकानदार नहीं, ग्राहक के लिए वो ज्यादा बेहतरीन होता है। देखो 70 और 10 के बीच सबसे ज्यादा गैपिंग है, इसलिए यह बट्टा हमारे काम का है। और तीसरा तरीका है, निकाल लीजिए 100 मान करके। अगर हम 100 मान कर इसे लगाने की कोशिश करें, बताओ हम क्या करेंगे? भाई कोई चीज़ 100 है, 40% 40% 2 बार छूट दे रहा, यानी 60% 60% पर हमको लगाना पड़ेगा, 60% 60% पर। हमारा उत्तर कितना बन जाएगा? 36 रुपये।
इस 100 का सामान पहली दुकान पर 36 का मिल रहा है, दूसरी दुकान पर 100 का सामान यहाँ के 50% डिस्काउंट है और दूसरा 30% है, 30 यानी 70/100। इसको अगर हम काटते हैं आ जाता है 35। देख लो दूसरी दुकान पर वही सामान 35 रुपये का बिक रहा। तीसरी दुकान पर चलते 100 का सामान है, 60% डिस्काउंट है, 40/100, 20% डिस्काउंट है, 80/100। तो अगर हम काटते हैं ये आता है 32 रुपये। देखो कितना सस्ता पड़ रहा है, इस दुकान पर 32 रुपये का सामान। आओ चौथी भी चेक कर, 100 गुड़ा 70% माने 30/100 और 10% माने 90/100। तो जब हम काटते हैं क्या आता है 27 रुपये। अब जरा विचार करो आप, एक ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या होगा? वही 100 का सामान उसे 27 के मिल जा रहा, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? क्या आपने, अब आपके यह मन में आता होगा कहीं क्या दुकानदार दुश्मन है हमारा? नहीं है, ध्यान रखिएगा। दुकानदार और ग्राहक दिखने में लगते हैं कि दोनों विरोधी नेचर के हैं, क्योंकि एक लाभ कमाना ज़्यादा चाहता है, दूसरा आदमी सस्ते में चाहता है, परंतु दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के भी। अगर दुकान ही बहुत सारी रहे और कोई खरीदने ना आए, उस बाजार की कल्पना करें। वाह, खरीदने वाले बहुत लोग हैं और एक भी दुकान नहीं है, उस बाजार की कल्पना, दोनों ही बहुत बेकार दशा होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दोनों को साथ रखना चाहिए। बस ये रहे कि वाजिब दाम पर वस्तुएं मिलती रहें, कि कोई घाटा नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो, फायदा भी बराबर बना रहे तो सबको पसंद आएगा। तो अब हम सोचते हैं कि अगर ग्राहक को डिस्काउंट मिलता है तो ग्राहक खुश रहता है और दुकानदार को लाभ मिलता है तो दुकानदार भी खुश रहता है। तो एक ऐसे प्रश्न पर विचार करें जो ग्राहक को छूट भी दे सके और ग्राहक को लाभ भी दे सके, दुकानदार को लाभ भी दे सके। और दूर उस परिस्थिति में जब हम सवाल बनाएंगे तो हमारे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। मैं सवाल लेता हूँ और देखें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। उसे अपना अंकित मूल्य, उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर छापना चाहिए? कितने प्रतिशत बढ़ाकर छापना चाहिए? यानी वो क्या चाह रहा है? जब उसके यहाँ कोई ग्राहक आता है, ग्राहक को 20% डिस्काउंट दे, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट भी हो, उसे तो अपना दाम बढ़ा के रखना पड़े। कैसे बढ़ाया जाए? हमने यहाँ लिख दिया सीपी, यहाँ लिख दिया एस, यहाँ लिख दिया एमपी। हमने मान लिया उस वस्तु का सामान का दाम 100 रुपया, ओरिजिनली वह वस्तु 100 रुपये की। अब क्योंकि वो लाभ लेना चाहता है 20%, तो उसे बिकना होगा 120 में। लेकिन 120 में बिकने से पहले अंकित मूल्य को पर हमें 20% डिस्काउंट देना होगा। यानी अंकित मूल्य को हमने एक्स मान लिया है, ₹100 पर हमें 20% डिस्काउंट देना होगा, 80% पर बेचना होगा। लेकिन बेचना कितने में है? 120 में, पहले से तय है। बिकना है तो 120 में। अलग बात है कि हम उसको 80% पर बेचना चाह रहे हैं। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 120 गुणा 100 बटा 80। तो 40 दूना 80, 40 दिया 120, 2 से काटेंगे 50, पता चला 150। यानी वह सामान पर अगर 150 छपा हो तो काम बन जाएगा। 100 का सामान है कन्फर्म, 150 छप जाए तो हमारा काम चल जाएगा। हमारा उत्तर क्या बन गया? वो 50% बढ़ाकर छापना चाहिए। उसको उस पर तुरंत 50% बढ़ाकर दाम दाम छाप दे। ऐसे ही ग्राहक आता है उसको 20% डिस्काउंट दे दे,
उसको भी 20% लाभ होता रहेगा। ये है बढ़िया तरीका, है ना। दोनों को 20% का लाभ मिल रहा है, मजा ही मजा है। यह तरीका, यही है उसका बैलेंस रूप, है ना। फिर एक सवाल और कर ले डिजिट बदल करके। आइए देखते हैं। किसी वस्तु को, किसी वस्तु पर 15% छूट देकर भी 19% लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर छापा गया? कितने प्रतिशत बढ़ाकर छापा गया? बस यही सवाल है, सेम क्वेश्चन। तो करने का सेम तरीका भी होगा। देखो, हम मान लेंगे फिर CPSP, और हम मान लेंगे वह सामान 100 रुपए का है। अगर 100 का सामान है तो 19% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ 119 का बिक भी रहा है। 100 का सामान 119 का बिक रहा है। अब अंकित मूल्य कितना है नहीं पता है, लेकिन 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, x गुणा 85/100, 15% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहे, 119 में। तो फिर बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119 गुणा 100/85 हो जाए। 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटेंगे 20 सत्ते 140। आप देख सकते हैं आखिर उस वस्तु पर कितना छपा रहना चाहिए, 140। 100 का सामान है, 140 छपा होना है, कितना परसेंट बढ़ा के छापना चाहिए, हम कहेंगे 40%। एक हमारा उत्तर, 40% उसे बढ़ा के छापना। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझ गए। तो ये कि प्रॉफिट लॉस के प्रश्न के पूछे जाते हैं, तरह तरह के सवाल बनते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की शर्तों को मानते हुए सवाल लगाए जाते हैं। और थोड़ा सा रहिए, साथ में हर तरह के सवाल करवाते चले जाएंगे आपको। इसी का आपके सारे खत्म हो जाएंगे, फिर अभ्यास कर लेंगे। जो भी एग्जाम आपको दे, जैसे मान लो UPSI देना है, UPSI का पेपर मार्केट में अवेलेबल है, हर साल का पेपर दिया हुआ किताब के रूप में। तो आप उसे जाकर लाएंगे और अभ्यास करेंगे, उससे जरूर सफलता आपको मिलेगी। तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। देख रहे वीडियो।